हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023। तो रिसेंटली मीडिएशन एक्ट 2023 पास हुआ था जिस पे लीगल प्रोसीडिंग जो है ये बहुत ही जुडिशल प्रोसेस जो होती है उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और लैंडमार्क स्टेप है ये। तो उसी रिगार्डिंग आज का हमने क्वेश्चन मीन्स का बनाया है दैट इज़ डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ alternate dispute redressal in light of recently passed Mediation Act of 2023 along with the benefits and the challenges associated with it. So हमको डिस्कस करना है यहाँ पे तीन चीज़ें इस क्वेश्चन में। द फर्स्ट इज हमको अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल के अंदर में जो भी मैकेनिज़म्स होते हैं जिन तरीके से अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल किया जा सकता है, ADR मैकेनिज़्म जिनको बोला जाता है, उनके अलग अलग जो टाइप हैं उनको डिस्कस करना है। देन उसके बाद हमको डिस्कस करना है कि मीडिएशन एक्ट 2023 जो रिसेंटली पास हुआ है उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या चैलेंजेस हैं। ये दो चीज़ें हमको मीडिएशन एक्ट की डिस्कस करना है इस आंसर में। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच वी नीड टू डिस्कस इन आवर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर आंसर। हमारे आंसर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट इन इंट्रोडक्शन वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल। देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू बॉडी पार्ट जहाँ पे हम क्वेश्चन जो पूछा गया है स्पेसिफिकली उसकी नीड फुलफिल करने के लिए हम आंसर करेंगे। तो वहाँ पे हम अलग अलग जो मोड्स हैं उन मोड्स को या मैकेनिज़म्स को डिस्कस करेंगे ADR के अंदर जो आते हैं। देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू मीडिएशन एक्ट 2023, इसके की प्रोविजन, इसके बेनिफिट एंड चैलेंजेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर आंसर। सबसे पहले तो व्हाट इज़ ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और रिड्रेसल मैकेनिज्म। ADR जनरली एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्रोसीजर होती है जो जनरली अगर आप कोर्ट का रूट नहीं लेना चाहते, मतलब कोर्ट के बाहर अपने कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म जो आपको कोर्ट के बाहर अपनी प्रोसेसेस, अपनी जो इशू है अपनी जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की में हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज alternate dispute redressal mechanism. Alternate मतलब these are alternate methods by which we can alternate to the court proceeding by which you can resolve your conflict or dispute. तो ये जो आउट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर है या जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है ADR के अंदर में, ये मेनली चार टाइप में क्लासीफाई होते हैं। द फर्स्ट इज़ नेगोशिएशन, द सेकेंड इज़ कंसीलिएशन, द थर्ड इज़ mediation and the fourth is arbitration. ये चार मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू आप कोर्ट के बाहर भी अपनी कन्फ्लिक्ट या इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेगोशिएशन की बात करें तो इसमें बेसिकली दोनों पार्टी जो हैं ये आपस में एक दूसरे से अपने इशू जो हैं ये डिस्कस करती हैं और आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके अपने इशू या कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं। इसमें अगर किसी एक्सटर्नल पर्सन की हेल्प लेना चाहे कोई भी एक आइदर पार्टी कम्युनिकेशन के लिए, तो वो अपने लीगल सपोर्ट के लिए, अपनी प्रोविज़न समझने के लिए, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को समझने के लिए या कोई भी प्रोसेस को समझने के लिए नेगोशिएशन से रिलेटेड या केस से रिलेटेड वो अटॉर्नी या फिर किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। बट द थिंग इज़ यहाँ पे दोनों पार्टीज़ डायरेक्टली बैठ के अपने इशू को रिजॉल्व करती हैं, मुद्दे को सुलझाती हैं। इनसे जो आउटकम निकल के आता है ये आउटकम बाइंडिंग नहीं होता किसी पार्टी पे। दोनों में से कोई एक पार्टी अगर आउटकम पे एग्रीड ना हो तो वो कोर्ट में जा सकती हैं अपने इशू को लेके। द थिंग इज़ नॉर्मली इसमें जो आउटकम आता है वो दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल ही होता है हमेशा, क्योंकि जनरली दोनों पार्टीज़ ने आपस में डिस्कशन करके ही वो आउटकम निकाला है। तो इसमें कहने के लिए तो ये नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है, बट स्टिल इसमें वायलेशन होने के या किसी एक पार्टी के सहमत ना होने के, एग्री ना होने के चांसेस कम होते हैं। द सेकेंड इज़ रिलेटेड टू कंसीलिएशन। कंसीलिएशन में जो ये जो बाकी की ये जो तीन मेथड्स हैं, ये जो तीन मैकेनिज़म्स हैं रिमेनिंग, कंसीलिएशन, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, इसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं ये डायरेक्टली एक दूसरे से नेगोशिएट नहीं करती या करती भी हैं तो किसी थर्ड पार्टी के बीच में बैठने के साथ, मतलब थर्ड पार्टी के प्रेजेंस में कम्युनिकेशन करती हैं। मतलब ये तीनों के तीनों जो रिमेनिंग तीन मैकेनिज़्म हैं, ये तीनों मैकेनिज़्म रिक्वायर द सपोर्ट और हेल्प ऑफ और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी। कंसीलिएशन के केस में जो थर्ड पार्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंसीलिएटर। कंसीलिएटर का काम ये होता है कि ये जनरली दोनों पार्टी की बात सुनता है, दोनों पार्टी का साइड सुनता है कि कौन क्या बोल रहा है,
और उसके बाद एक पार्टी के पास जाके दूसरी पार्टी की प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता है और दूसरी पार्टी को एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले पे लाने की कोशिश करता है कि थोड़ी सी आप ये बात मान लीजिए, थोड़ी सी दूसरी जगह दूसरी पार्टी को जाके पहली पार्टी की प्रॉब्लम बता के उनको कुछ बात मनवाने की कोशिश करता है और दोनों को एक कॉमनली एग्रीड सॉल्यूशन पे लाने की कोशिश करता है। और इससे अंडर में जो आउटकम आता है अगेन दैट इज़ नॉन बाइंडिंग इन नेचर, ये बाइंडिंग नहीं होता आइदर ऑफ पार्टी पे। दिस इज़ कॉन्सिलिएशन। देन आता है मीडिएशन। मीडिएशन में भी एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। देयर इज़ अ थर्ड पर्सन विच इज़ इन्वॉल्व बिटवीन दीज टू पार्टी, जो दोनों के बीच में मीडिएशन कराएगा। अब ये मीडिएशन कराएगा, मीडिएशन मतलब ये इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा, बट ये सुनने में कॉन्सिलिएटर की तरह ही लगेगा कि यहाँ पे कॉन्सिलिएटर भी तो मीडियरी की तरह काम कर रहा है। यस, यहाँ पे भी ये मीडियरी की तरह ही काम करेगा ये जो पर्सन है थर्ड पर्सन, बट अनलाइक कॉन्सिलिएटर जो दोनों को थोड़ा थोड़ा सा मना के और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्रीमेंट कंसेंसस पे लाने की कोशिश करता है, मीडिएटर कंसेंसस पे लाने की कोशिश कम करता है। मीडिएटर का रोल होता है कि ये एक पार्टी की बात सुनता है, उसको दूसरी पार्टी पे ले जाता है सेम उसी तरीके से, और दूसरी पार्टी को सोचने पे और समझने पे मजबूर करता है बाय क्वेश्चनिंग देम। उनको क्वेश्चन करके सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वाकई में वो जो पॉइंट बोल रहे हैं, जिस पॉइंट पे फाइट कर रहे हैं वो वैलिड है। और इस तरह से ये दोनों पार्टी को सोचने पे मजबूर करके एक मिडिल पाथ पे लाने की कोशिश करता है, जिसमें दोनों पार्टी उस मीडिएटर के कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आपस के इशू को रिजॉल्व कर लें। सो दिस इज़ मीडिएशन। इसमें भी जो रिजोल्यूशन, इसमें जो आउटकम आता है ये बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग होता है अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। इसके अगेंस्ट में स्टिल अगर पार्टीज़ को एक जो आउटकम है वो नहीं पसंद है या जो नहीं सही लग रहा है, तो उसके केस में वो कोर्ट में जा सकते हैं। देन लास्टली आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में एक थर्ड पार्टी होती है अगेन, यहाँ पे दोनों पार्टीज़ होती हैं अगेन जिनके बीच में इशू है। आर्बिट्रेशन में जो थर्ड पार्टी होती है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। यहाँ पे इट वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज कॉन्सिलिएटर, यहाँ पे इट वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज मीडिएटर, यहाँ पे द पर्सन इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर इज जस्ट लाइक अ जज आउटसाइड द कोर्ट। यहाँ पे जो पर्सन होता है ये जज की तरह ही काम करता है। ये दोनों पार्टी का साइड सुनता है और दोनों पार्टी का साइड सुनने के बाद सारे एविडेंसेस, सारी दलीलें सुनने के बाद अपना एक डिसीजन देता है। और इस केस में उसको जिसका डिसीजन जो दोनों पार्टी में से जिसका साइड ज़्यादा सही लगता है वो उसके फेवर में वो डिसीजन लेता है। तो इस केस में यहाँ पे ये जज की तरह ही काम करेगा, बस डिफरेंस इतना है कि ये पूरी प्रोसेस कोर्ट के बाहर चल रही है। सो इस केस में जो डिसीजन आता है वो बाइंडिंग होता है और सिर्फ लिमिटेड केसेस हैं या लिमिटेड कंडीशन है जिनमें अपील करने का प्रोविज़न अलाउ रहता है। अपील करना इसमें अलाउ नहीं होता जनरली अनटिल अनलेस कुछ स्पेसिफिक 3-4 कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं होती या उन 3-4 कंडीशंस में से एक कंडीशन में केस नहीं आता। सो दिस इज़ आर्बिट्रेशन। सो ये 4 मैकेनिज़्म होते हैं जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर में आते हैं: नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। रिसेंटली जो एक्ट आया है दैट इज़ बेस्ड ऑन मीडिएशन एक्ट। मीडिएशन की प्रोसेस को और इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो पुराना बिल था, पुराना एक्ट था मीडिएशन एक्ट ऑफ 1996, उसको अमेंड करा है और यहाँ पे एक नया एक्ट लाए हैं दैट इज़ मीडिएशन एक्ट 2023, जो मीडिएशन की प्रोसेस को और प्रमोट करता है। सी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा है। दोनों पार्टी मतलब जिन पार्टीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है और जो कोर्ट है ये कोर्ट के लिए भी बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। रीज़न इज़ क्योंकि कोर्ट में अगर आपको पता हो तो आज की डेट में अक्रॉस द कंट्री सारे लेवल के कोर्ट्स के केस मिला दिए जाए तो अराउंड 4.7 करोड़ केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। और कोर्ट में जाते हैं जब केसेस तो वहाँ पे पेंडिंग मतलब बैक वो डेट दी जाती है और उसके हिसाब से पूरे सिस्टम के हिसाब से वो केस चलता है एंड दैट कुड टेक अप सम टाइम समथिंग अराउंड मोर देन लाइक 2 years 3 years, इन सम केसेस एक्सटेंड अप टू 5 years 10 years। तो इस केस में दोनों पार्टीज़ का कोर्ट का भी टाइम जाता है, कोर्ट का बर्डन भी बढ़ता है और इन पार्टीज़ का टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है दे प्रोवाइड टाइम सेविंग मैकेनिज्म एंड मनी सेविंग मैकेनिज्म। सो ये आप कोर्ट के बाहर ही जब मैटर सॉल्व कर रहे हो तो एक तो विद इन टाइम आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और इसमें आपके खर्चे बहुत कम आएंगे क्योंकि कोर्ट की पूरी प्रोसीजर से आप बच गए। सो मीडिएशन एक्ट 2023 के की प्रोविज़न क्या है? पहला प्रोविज़न है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्री लिटिगेशन मीडिएशन जो है
इसको मैंडेटरी कर दिया है, इसको मैंडेटरी कर दिया है। अब मैंडेटरी कम्प्लीटली नहीं है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह पे आपको मैंडेटरी लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पे वॉलंटरी। मैंडेटरी इन द सेंस कि अगर कोई भी कमर्शियल या सिविल केस है तो उस केस में एक्सक्लूडिंग सम केसेस, उन्होंने कुछ एक लिस्ट दी है गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर में, जिनके केसेस मीडिएशन में नहीं जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस पर्टिकुलरली रिलेटेड टू डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन, जो इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन में ही आते हैं, तो सिविल और कमर्शियल नेचर के जितने भी केसेस हैं एक्सक्लूडिंग द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, वो उन केसेस में केस होने के पहले, मतलब कोर्ट जाने के पहले, दोनों पार्टीज़ को मीडिएशन के 2 सेशन कंडक्ट करना या 2 सेशन अटेंड करना ज़रूरी है। अगर दोनों पार्टीज़ 2 सेशन मीडिएशन के अटेंड करती हैं और उसमें उनको लगता है कि उनका केस रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, या फिर मीडिएटर ये बोल देता है कि ये केस हम मीडिएटर की हेल्प से रिजॉल्व नहीं हो सकता, ओनली देन इट इज़ वॉलंटरी या इट इज़ द चॉइस ऑफ द पार्टीज़ टू गो फॉर द रूट ऑफ कोर्ट। वो कोर्ट का रुख ले सकते हैं अगर 2 सेशन मीडिएशन के कंडक्ट करने के बाद उनको लगता है कि उनका केस कोर्ट के बाहर सॉल्व नहीं हो सकता। सो द फर्स्ट प्रोविजन इज, इन्होंने 2 सेशन तक मीडिएशन जो है, मतलब कोर्ट आप डायरेक्टली नहीं जा सकते सिविल एंड कमर्शियल नेचर ऑफ केसेस में, अगर आपने 2 सेशन मीडिएशन के अटेंड नहीं करे हैं मिनिमम। तो अगर 2 सेशन के बाद किसी भी एक पार्टी को लगता है कि वो मीडिएशन से उनका केस रिजॉल्व नहीं होगा, देन दे कैन मूव ऑन टू कोर्ट। द सेकेंड इशू इज़, यहाँ सेकेंड की प्रोविजन ऑफ मीडिएशन एक्ट इज़, यहाँ पे इन्होंने एक पैनल, कोर्ट को, हर कोर्ट को अपना एक पैनल ऑफ मीडिएटर बनाना होगा, जिसकी मीडिएटर की एक लिस्ट कोर्ट मेंटेन करेगा, जिसमें से पार्टीज़ आपस में डिस्कस करके एक मीडिएटर को चूज़ कर सकती हैं जो उनका मीडिएशन का केस ओवरसी करेगा। सो सेकेंड प्रोविजन की प्रोविजन इज़, यहाँ पे एक पैनल ऑफ मीडिएटर होगा। द थर्ड की प्रोविजन इज़, इसके अंदर में पार्टीज़ जो हैं दे विल बी फ्री टू चूज़ विच मीडिएटर दे वॉन्ट टू हैंडल देयर केस। ऐसा एक मीडिएटर जो न्यूट्रल हो दोनों पार्टीज़ के लिए। तो दोनों पार्टीज़ जब मिलकर डिस्कस करके और एक मीडिएटर चूज़ करेंगी जो दोनों को एक्सेप्टेबल होगा, जो थर्ड पार्टी न्यूट्रल तरीके से उनका केस हैंडल कर सकता है, तो ये चूज़ करने की यहाँ पे फ्रीली प्रोविज़न यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया है पार्टीज़ को एक्ट के अंदर में। द फोर्थ प्रोविज़न इज़, यहाँ पे मीडिएशन की जो प्रोसेस है उसके लिए एक टाइम लिमिट डाली हुई है, एंड दैट टाइम लिमिट इज़ 120 डेज़। जो भी जिस भी दिन मीडिएशन का फर्स्ट सेशन होगा उससे 120 डेज़ के अंदर केस रिजॉल्व हो जाना चाहिए। एट मैक्स 60 डेज़ का एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब टोटल 180 डेज़ तक पूरी मीडिएशन की प्रोसेस जा सकती है, इसके बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। द फिफ्थ स्टेप इज़, तो ये बहुत ही अच्छी टाइम बाउंड एक्सपीडिशियस प्रोसेस कर दी है इन्होंने यहाँ पे। द फिफ्थ प्रोविजन इज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी मीडिएशन। कम्युनिटी मीडिएशन मतलब अगर कोई मीडिएशन का केस है जिसमें कम्युनिटी भी इफ़ेक्ट हो सकती है, तो उस केस में कम्युनिटी से डिस्कशन किया जाएगा कि उनको मीडिएशन के केस में अपनी कोई बात रखनी है जो केस के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड द सिक्स्थ इज़, एंड द लास्ट की प्रोविजन इज़, देयर विल बी अ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मीडिएटर्स को प्रोफेशनल कंडक्ट, मीडिएटर्स की रिक्रूटमेंट, मीडिएटर्स की स्किल ट्रेनिंग, उनकी प्रोफेशन का रेगुलेशन, इनसे रिलेटेड सारे रेगुलेटरी एस्पेक्ट देखेगा। सो दिस इज़ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक अलग से काउंसिल एस्टेब्लिश किया जाएगा। सो दीज आर द की प्रोविजंस रिलेटेड टू मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन की नीड। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मीडिएशन एक्ट 2023 जो पास हुआ है, इससे रिलेटेड बेनिफिट और चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट हमको मिलेगा वो ये है कि एक तो फ्रिवोलस क्लेम जो है ये कम हो जाएंगे। कई बार सिविल और कमर्शियल केसेस इसलिए फाइल किए जाते हैं ताकि दोनों पार्टी में से एक पार्टी जो है वो अगर दूसरी पार्टी को ट्रबल करना चाहती हो या परेशान करना चाहती हो या कोई पेमेंट रोकना चाहती हो, तो उनको कोर्ट केस की धमकी देके और ये डरा धमका के थ्रेट देके कि हम आपको 3 से 5 साल का कोर्ट केस चलाएंगे, तो ये फ्रिवोलस क्लेम होना बंद हो जाएंगे। एंड जो पार्टी ईमानदारी से अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रही है उनको कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट के बाहर ही मीडिएटर डिसाइड कर देगा कि वन पार्टी इज़ क्लेमिंग अ फॉल्स चार्ज ओवर अनदर पार्टी, तो इस केस में ये केस कैंसिल कर देना चाहिए। द सेकेंड इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोविज़न। कोर्ट में जब केस जाता है तो इट इज़ एन आई ऑफ मीडिया, एंड उससे रिलेटेड जितने भी उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें हैं जो जनरली कोई कंपनी अपने डोमेन में या प्राइवेट में रखना चाहती है, वो वहाँ पे बाहर निकल के आ जाती है। मीडिएशन में देयर इज़ अ प्रोविज़न कि जो भी मीडिएशन की प्रोसेस में जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट रखी जाएंगी, एंड इट विल नॉट बी पुट इनटू पब्लिक डोमेन, जिससे जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर पाएंगी। तीसरा,
ये पूरी प्रोसीजर एक्सपीडिशियस बनाती हैं इस चीज़ को, प्रोसेस को। एक्सपीडिशियस मतलब ये टाइम बाउंड होने के कारण ये 6 मंथ के अंदर मैक्सिमम आपका केस जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, जिससे दोनों पार्टी साल दर साल जो कॉस्ट के कोर्ट के केस में फंसती हैं वो कोर्ट के केस में नहीं फंसेंगी, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज एज इट विल सेव बोथ टाइम एंड मनी फॉर बोथ द पार्टीज। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। पर्टिकुलरली ये इकोनॉमी या कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्योंकि जब बिजनेसेस को एश्योरेंस रहता है कि अगर उनका कोई इशू हुआ रिलेटेड टू अनदर पार्टी तो उनका केस 6 महीने के अंदर 1 साल के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। तो बिजनेसेस को ये बहुत अच्छी एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, लीगल एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो खुल के काम कर सकते हैं और अच्छे से बिना डरे बिना सहमे कि अगर उनसे कोई गलती हो गई तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे फॉर ईयर एंड ईयर। सो ये एक एक्सपीडियस प्रोसेस बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव करती है, जिससे हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंप्रूव होगी। देन द फोर्थ इज़ ये कमर्शियल रिलेशंस बिटवीन पार्टीज़ इंप्रूव करती हैं, दोनों पार्टीज़ के बीच में कमर्शियल रिलेशन को इंप्रूव करती हैं, क्योंकि कोर्ट में केस जब जाता है तो दोनों पार्टीज़ के रिलेशन भी ख़राब होते हैं। मीडिएशन में दोनों पार्टीज़ कम्युनिकेट करती हैं एक थर्ड पार्टी की हेल्प से, तो उनका कम्युनिकेशन बना रहने से उनके रिलेशन नहीं बिगड़ते। द फिफ्थ बिगेस्ट एडवांटेज इज़ इससे जुडिशियरी के ऊपर जो बर्डन होता है बहुत ज़्यादा, अननेसेसरीली छोटे मोटे केसेस हैं जिनमें कोर्ट को ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, वो इन केसेस में नहीं पड़ेगी, बल्कि मोर इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं जैसे कि क्रिमिनल नेचर ऑफ केसेस जो मीडिएशन में अलाउ नहीं होते। मीडिएशन और एडीआर में जनरली क्रिमिनल केसेस नहीं लाए जाते, ये अलाउड नहीं होते क्योंकि वो कोर्ट के केसेस होते हैं, वहाँ पे पनिशमेंट इन्वॉल्व होती है। तो इस केस में कोर्ट जो है उन केसेस में जहाँ पे जस्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जस्टिस डिलीवर करने की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है, कोर्ट की पेंडेंसी कम होगी, बैकलॉग कम होगा, बर्डन कम होगा, तो कोर्ट जो है उन टाइप के केसेस पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा। तो इससे जुडिशियल पेंडेंसी, जुडिशियल बर्डन, ये दोनों चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मीडिएशन एक्ट? द फर्स्ट चैलेंज इज इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटल स्टिग्मा। कई बार पार्टीज़ मीडिएशन का सहारा नहीं लेती हैं डिस्पाइट नोइंग कि वो मीडिएशन से अपना इशू रिजॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कोर्ट की जगह मीडिएशन में के रूट पे जाएंगी तो दूसरी पार्टी उनको वीक समझेगी और उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, और जब तक वो कोर्ट में केस लेके नहीं जाएंगे तब तक वो उनसे नहीं डरेगी, तब तक वो उनकी बात नहीं सुनेगी। तो ये सोसाइटल स्टिग्मा मीडिएशन से एसोसिएटेड वीकनेस का ये रिमूव करना पड़ेगा। द सेकेंड इज़ रिलेटेड टू लीगल प्रोफेशनल। लीगल प्रोफेशनल्स जो हैं ये इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि कोर्ट में केसेस काम आएंगे, कमर्शियल सिविल केसेस कोर्ट में नहीं फाइल करेंगे लोग, तो उससे उनकी इनकम इम्पैक्ट हो सकती है, जिसके कारण वो मीडिएशन प्रोसेस को रेजिस्ट कर सकते हैं। द थर्ड इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी कंट्रोल। सिंस हमारे यहाँ भी मीडिएटर्स लिमिटेड लेवल पे काम करते हैं, अब जब ये प्री लिटिगेशन मीडिएशन कंपलसरी कर दिया है तो ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ केसेस विल हैव टू गो टू मीडिएशन फर्स्ट बिफोर गोइंग टू कोर्ट। तो इस केस में इतने लार्ज नंबर ऑफ केसेस मीडिएशन के लिए अब फाइल होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ मीडिएटर्स की भी नीड पड़ेगी, और हमारे यहाँ अभी मीडिएशन सेंटर्स इतने ज़्यादा हैं नहीं कि वो इतने लार्ज नंबर ऑफ केसेस में को इतने शॉर्ट टर्म में सर्व कर पाएँ। तो इस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना या इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लेवल का प्रोवाइड करा पाना इतने लार्ज नंबर ऑफ केसेस से डील करने के लिए, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। और इसी से रिलेटेड एक और इशू आता है, दैट इज़ जब इतना ओवरफ्लो होगा मीडिएशन रिलेटेड केसेस का एकदम से, तो वहाँ पे मीडिएटर्स की क्वालिटी कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मीडिएटर्स की नीड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली मीडिएटर्स के कोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा लोगों को मीडिएटर्स बनने में हेल्प करनी पड़ेगी हमको। और इस केस में जब ज़्यादा लोग मीडिएटर्स बनेंगे तो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ अच्छे से क्वालिटेटिवली ट्रेन करने की कैपेसिटी नहीं रखता, लेकिन जब वो ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को सर्टिफाई करेगा मीडिएटर्स, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मीडिएटर्स की ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और जो क्वालिटी होगी मीडिएटर्स की वो भी वीक हो सकती है। जब वीक क्वालिटी ऑफ मीडिएटर निकलेंगे तो उससे होगा क्या कि वो उनकी मीडिएशन करवाने की कैपेसिटी या जो स्किल होता है दो पार्टीज़ के बीच में कि वो बात कर करके दोनों पार्टीज़ के बीच का इशू मीडिएशन करवा के सॉल्व करवा सकें, वो कैपेसिटी या स्किल कम होगा, और उससे मीडिएशन के केस कम रिजॉल्व होंगे। तो वापस वही कहानी होगी कि लोग मीडिएशन से के आउटकम से खुश नहीं होंगे और फिर वो कोर्ट में जाके वापस केस फाइल करेंगे। सो दिस इज़ द फोर्थ चैलेंज रिलेटेड टू इट। तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर और मीडिएटर्स की स्किल्ड मीडिएटर्स प्रोवाइड करवा पाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अभी चैलेंज है। पांचवा, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। पीपल डोंट अंडरस्टैंड और नो अबाउट कंसेप्ट ऑफ मीडिएशन राइट नाउ।
नॉट मैनी पीपल आर अवेयर ऑफ इट। उनके दिमाग में ये चलता है कि कभी भी कोई इशू हुआ, कभी भी कोई डिस्प्यूट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ, सो द फर्स्ट थिंग दे नो इज़ कि उनको सीधे कोर्ट लाना है। तो उनको अवेयर कराना कि मीडिएशन इज़ वन ऑफ द वे बाई विच दे कैन ईजिली रिजॉल्व देयर इशू। दिस इज़ अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, मास लेवल पे अवेयरनेस स्प्रेड करना। एंड लास्टली, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की शॉर्टेज। हमारे पास अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मीडिएशन सेंटर इतने नहीं हैं कि हम बड़े लेवल पे इतने ज़्यादा लेवल ऑफ केसेस, मीडिएशन केसेस अभी सर्व कर पाएँ। तो गवर्नमेंट को इसके लिए बजटरी एलोकेशन करके और फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पे या फास्ट ट्रैक इशू पे एज अ फास्ट ट्रैक इशू इसको रिजॉल्व करना चाहिए बाय बिल्डिंग मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर. So these are the challenges associated with Mediation Act 2023. So we discussed in brief, we discussed in first सबसे पहले ADR क्या होता है, we defined ADR, then we discussed the various modes and mechanisms available under ADR, then we discussed the Mediation Act 2023 की इसके key provision क्या है, then we discussed the benefits related to Mediation Act 2023, and lastly we discussed the challenges associated with implementation of this act. Conclusion में we will write about कि speedy justice एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जस्टिस का, और इम्प्रूविंग द बिजनेस क्लाइमेट, मतलब इम्प्रूविंग द और सपोर्टिंग द बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल क्लाइमेट इज़ नॉट जस्ट द डोमेन ऑफ पॉलिसी या स्कीम कि हमने मेक इन इंडिया की स्कीम निकाल दी तो उससे हमारा अकेले उसी से हमारा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट विद दैट. we'll also have to work on improving providing the dispute resolution mechanism. फास्ट तरीके से जब हम रिजॉल्व कर पाएंगे तभी हमारे यहाँ बिजनेस एक्टिविटी प्रमोट होगी और तभी इंडिया ग्रो हो पाएगा इकोनॉमिकली एंड इन टर्म्स ऑफ GDP. सो दिस इज़ हाउ वी विल कंक्लूड अवर आंसर. I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.